नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे एक अच्छा रणनीति, एक अच्छा स्ट्रेटजी मिल जाए, चाहे जीएस को लेकर या अपने सब्जेक्ट को लेकर, तो आप इस चैनल को निरंतर फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियो निरंतर प्रोवाइड की जाती है जो आपको तैयारी में मदद करती है, हेल्प मिलती है आपको। इसके पहले मैंने तमाम तरह का, जैसे जीएस के रिगार्डिंग, जीएस में चूंकि मैक्सिमम लोग का देखिए तो जीएस की वजह से ही रिजल्ट रुकता है, तो जीएस में अच्छा नंबर कैसे स्कोर करें उसको लेकर मैंने इस चैनल पर वीडियो दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और वह स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं तो जीएस की वजह से आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं रुकने वाला है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि पीआरटी, खास करके पीआरटी के लोगों का काफ़ी कंसर्न आ रहा था मेरे पास कि सर कुछ ऐसा रणनीति हमको बताइए ताकि अगर हम फ्रेशर भी हों या हम 1-2 नंबर से टीआरई 1, 2, 3 में छंटते आ रहे हैं तो क्या ऐसा सुधार करें, क्या ऐसा तरीका अपनाएं जिससे डायरेक्ट हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में कंप्लीट हम बात करने वाले हैं और जो भी बात होगी ऑन द प्रूफ होगी। कोई हवाई बात मेरे चैनल पर नहीं होती है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ विथ प्रूफ के साथ करता हूँ। इस वीडियो में भी आपको प्रूफ दिखाने का काम करूंगा कि मैं जो बुक प्रीफर कर रहा हूं क्या उससे प्रश्न पीआरटी में आए हैं या नहीं आए हैं। अगर नहीं आए हैं तो फिर बताने का कोई औचित्य नहीं है, अगर आए हैं तो फिर वही चीज़ आपको फॉलो करना है जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। तो इस वीडियो के लास्ट में आप वह चीज़ मैं दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा कि एक एक प्रश्न, हालांकि बहुत ज़्यादा, चूंकि 120 प्रश्न होते हैं तो 120 प्रश्न को तो वीडियो में नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन मैंने मैक्सिमम प्रश्न लेने का प्रयास किया है जो कि आपको यह रियलाइज कराएगा कि बुक वह कितना इम्पोर्टेंट है जो मैं बुक प्रीफर करने वाले हूँ। सबसे पहले सामान्यतः बात करें पीआरटी का, तो वैसे लोग जो नहीं जानते हैं अभी पैटर्न, उन लोगों के लिए बता दें कि पीआरटी की अगर आप तैयारी करते हैं तो देखिए सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट क्या होता है वह जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको साइंस रहता है, मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, करंट अफेयर रहता है, ज्योग्राफी रहता है, पॉलिटिकल साइंस रहता है, इतने सारे आपको, और एक ईवीएस रहता है यानी इन्वायरमेंट रहता है, तो पर्यावरण, तो पर्यावरण रहता है। इतने सेक्शन से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। वहीं बात करें मैथ में कितने प्रश्न, तो 14-15 प्रश्न लगभग मैथ में। वहीं उसी तरह रीजनिंग में भी इतने प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करें अगर ज्योग्राफी और ईवीएस को दोनों को काउंट करके देखें तो 25 से 28 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। अगर साइंस की बात करें तो 20 से 25 के रेंज में, इस बीच में आपको साइंस का प्रश्न देखने को मिल जाता है। वही करंट की बात करें तो 15 से 17 के बीच में करंट्स देखने को मिल जाता है। अलग अलग ईयर में 2-3 मार्क्स ज़्यादा या 2-3 मार्क्स कम नंबर का पूछा जाता है। कहने का मतलब कि अगर टीआरई 1 में करंट अगर 15 पूछ दिया गया तो टीआरई 2 में 17 हो जाता है, टीआरई 3 में वही 14 हो जाता है। तो इस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है। उसका मैं फोटो लगा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं और कोई को पूछा जाता है किस किस सेक्शन से, तो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि इतना सेक्शन है पीआरटी का, तो कहने के लिए तो पीआरटी है, लेकिन ओवरऑल देखिए आप 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12, इस सब से कहीं ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ता है पीआरटी की सिलेक्शन लेने के लिए। और जब इतना सब्जेक्ट है तो मेहनत स्वाभाविक बात है, होना ही चाहिए, और बिना मेहनत का आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बहुत लोग आएंगे, कहेंगे आपको कि जहाँ आप सब्सक्रिप्शन लिए होइएगा, या आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग जो होंगे वो कहेंगे कि अरे यार इतना ज़्यादा सेक्शन है, कैसे पढ़ेंगे, होगा ही नहीं, चूंकि इतना कंपटीशन है, सीट कम आ रहा है। लेकिन एक बात बताइए, रेलवे में आप देखते हैं 35 लाख फॉर्म गिरता है, और 35 लाख फॉर्म गिरता है और वैकेंसी होती है 10,000, 15,000, 20,000, फिर भी सिलेक्शन होता है कि नहीं लोगों का? बिल्कुल होता है। तो एक तो अपने अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कभी कम नहीं होने देना है। आपको सिर्फ एक ही सीट से मतलब है, और उस सीट पर ऐसा नहीं है कि 10,000 सीट आ रहा है तो एक सीट आपको सीधा
मिल जाएगा। उस सीट पर भी कई हजार लोग दावेदार हैं, तो आपको उन सभी से फाइट करना है। पढ़ कैसे सकते हैं, तो जी बिना टाइम जाया किए हुए चलिए सबसे पहले बताते हैं कि देखिए 2 तरीके से हम इसमें बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे वो फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप 2 बुक रखिए, दोनों में से कोई एक बुक रख सकते हैं या दोनों आप रख सकते हैं। उसका कवर पेज आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। एक तो है महेश कुमार बर्नवाल का सार संग्रह और दूसरा है लूसेंट। अगर आप महेश कुमार बर्नवाल से करते हैं तो फिर लूसेंट से करने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी आपको काम चल जाता है। लेकिन लूसेंट में जो है 1-2 सेक्शन, जैसे कांग्रेस अधिवेशन का हो गया या गवर्नर जनरल का कार्यकाल हो गया, यह 2 सेक्शन जो है सार संग्रह से ब्रॉड स्तर पर दिया हुआ है लूसेंट में, तो वहाँ से आप यह चीज़ ज़्यादा प्रीफर करते हैं। नहीं तो आप सार संग्रह में जितना कंटेंट दिया हुआ है पीआरटी के लिए, मॉडर्न सेक्शन के लिए काफ़ी एनफ है। और बहुत लोग कहेंगे कि क्या सर एंशिएंट मेडाइवल ही पढ़ना है, तो नहीं, एंशिएंट मेडाइवल नहीं पढ़ना है आपको पीआरटी के लिए, क्योंकि जो पैटर्न है उसको देखिए तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहीं बात करें तो आप क्लास 8 का एससीईआरटी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उसके साथ आप बात करें तो सार संग्रह जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है उसका कवर पेज, इसको आप पढ़िए, यहाँ से मॉडर्न सेक्शन कवर कर लीजिए। और इस एक मॉडर्न सेक्शन से कितने प्रश्न आए हैं इस बार, आप इसका प्रमाण आगे वीडियो जब जाएगा तो देखिएगा, उसमें मैं दिखाया हूँ एक एक प्रश्न का, तो आप देख सकते हैं। वहीं बात करें ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी आप 2 तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 6 से लेकर 10 तक का सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या अगर आप चाहें तो वही सार संग्रह में जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, वह ज्योग्राफी का पोर्शन अगर आप कर लेते हैं तो फिर एनसीईआरटी पढ़ने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन फिर भी अगर हमसे पर्सनली आप पूछिए कि दोनों में से बेस्ट कौन है, तो हम कहेंगे कि एनसीईआरटी की जो बुक है 6 से 10 तक अगर आप मल्टीपल टाइम कर पा रहे हैं, आपके पास समय है, तो आप उसको कर लीजिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ज्योग्राफी यहाँ से आपको जितना भी पूछा जाता है मैक्सिमम कवर हो जाएगा। बात करते हैं ईवीएस का, यानी पर्यावरण का। तो पर्यावरण कहाँ से कवर कीजिएगा, तो या तो लूसेंट का जो सेक्शन रहता है पर्यावरण का वहाँ से कवर कर लीजिए, या इसमें सार संग्रह में भी पर्यावरण का सेक्शन दिया रहता है 5-6 टॉपिक बनाकर, उतना ही पढ़ लीजिए, उतना आपके लिए एनफ है पीआरटी के लिए। वहाँ से आपका ईवीएस कवर हो जाता है, पर्यावरण कवर हो जाता है। अब बात करते हैं साइंस कैसे पढ़े। साइंस के लिए भी सेम तरीका है, आप या तो 6 से 10 तक का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। नहीं, अगर एनसीईआरटी आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं समझ में आता है, तो फिर सार संग्रह जो है वह बुक आप पढ़ लीजिए, या लूसेंट से आप साइंस कवर कर सकते हैं, वहाँ से आपको लगभग सारे प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो आप इन तीनों, चूंकि मैं 3 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, तीनों में से जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उसको आप कर लीजिए। और उतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका साइंस का प्रश्न मैक्सिमम वहाँ से सही टिक करके लेकर जा सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। अब बात आती है आपको मैथ और रीजनिंग कैसे करें। तो रीजनिंग सामान्यतः बहुत सामान्य स्तर का देखा जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपका हाथ उसमें एकदम नील बट्टा सन्नाटा है तो हम कहेंगे कि आप PYQ उठाइए, जो TRE का पूछा गया है, TRE 1, 2, 3 का, वह PYQ उठाइए और उसी पैटर्न पर बेस कोई अगर प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाता है, जैसे रुक्मिणी का आता है या घटना चक्र का आता है या यूथ का आता है, तो उस तरह से आपका कोई प्रकाशन का मिल जाता है, तो ये दोनों लगाइए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पूरा रीजनिंग का होल ओवर जो सिलेबस होता है वो कवर करने लग जाइए, नहीं, लिमिटेड ही है जिससे आपको पूछे जाते हैं, तो लिमिटेड आपको चैप्टर ही पढ़ना है। और उसका आइडिया कहाँ से आपको पता चल जाएगा, तो PYQ जो TRE में पूछा गया है वहाँ से इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको लगा सकते हैं। वहीं बात करें मैथ का, तो मैथ के लिए भी सेम प्रोसीजर आपको अपनाना है।
एक तो आपको टीआरई का जितना सारा प्रश्न है, अच्छा इस टीआरई का प्रश्न मिलेगा कहाँ, तो अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ 3 तरह का लिंक आपको मिलेगा। एक मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल मैं डालता हूँ सभी का, जो टीआरई से संबंधित होते हैं, कोई भी बुक का ई बुक हो गया या टीआरई 1 से लेकर 3 तक का जितना पेपर हुआ है विथ फाइनल आंसर की के साथ सबका डाला हूँ। तो वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो वहाँ से डाउनलोड करके आप PYQ के रूप में मैथ का प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से मैक्सिमम आपका सही हो जाएगा। उसी पैटर्न पर पूछा जा रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है नहीं आपको। दूसरा चीज़ आता है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन करेंट। और करेंट जितना आप सही करते हैं भीड़ से उतना यह आपको अलग ले जाती है, क्योंकि करेंट सभी का सही नहीं होता है। और जब करेंट में आप सही करते हैं, क्योंकि करेंट जो है समुंदर है, करेंट समुद्र है, तो समुद्र का कितना गाढ़ा है अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल होता है। तो जो अंदाज़ा लगा लिया वह करीब पहुंच जाता है। तो वही चीज़ है, आप करेंट को जितना ज़्यादा सही कीजिएगा उतना आप अपने रिजल्ट के करीब पहुंचते हैं। तो करेंट पढ़ने के लिए जो रणनीति होती है, सबसे पहले देखिए बहुत लोग होते हैं अभी से ही 1-1 घंटा करेंट पर देने लगेंगे, पर डे देंगे 1 घंटा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि करेंट कभी आपके दिमाग में याद रह ही नहीं सकता है। करेंट ऑप्शन से बनता है, क्योंकि अगर आप करेंट को 2 बार 3 बार भी पढ़ लीजिए फिर भी ऐसा ऐसा नाम उसमें रहता है कि आपको याद नहीं रहेगा। तो ये कैसे होगा, तो आप पढ़े रहिएगा 2 बार 3 बार, तो आपको यह होगा कि जैसे ऑप्शन मिलेगा आप फटाक से टिक कर सकते हैं कि इसका आंसर यही होगा, मैंने पढ़ा है। तो इसको पढ़ना कैसा है, पर डे आप मात्र 10 जो ट्रेंडिंग वाला करेंट होता है उसी को पढ़िए। 10 करेंट पढ़ लीजिए पर डे, और साथ में जब एग्जाम के 1-2 मंथ रहता है फिर आप वार्षिकांक ले लीजिए। वार्षिकांक आपका किसी का हो सकता है, या तो एडुटेरिया का हो सकता है, स्पीडी का हो सकता है, दृष्टि का हो सकता है, किसी का हो सकता है। हमसे पूछे तो हम पर्सनली आपको स्पीडी कहेंगे, क्योंकि उससे मैक्सिमम क्वेश्चन टकराते हुए दिख जाते हैं। तो वहाँ से आप खरीद लीजिए उसको। और उसको पढ़ने का तरीका यह है कि बुक के पीछे मंथ वाइज दिया रहता है, मंथली दिया रहता है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, ऐसे करके 12 महीने का पूरा दिया रहता है। तो उसको पढ़ लीजिए। और साथ में उसके ठीक बाद 812 या 16 MCQ दिए रहते हैं, उसको लगा लीजिए। और जो इम्पोर्टेंट कुछ संस्था है भारत सरकार का, उसका जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, या मंत्रिमंडल के कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रीगण हो गए, मिनिस्टर हो गए, इस सबको पढ़ लीजिए। बस हो गया। इतना से आपका करेंट का लगभग जो है 2-3 गलत हुआ तो हुआ, नहीं तो लगभग अगर 16 पूछा जा रहा है तो 13-14 तक, 15 तक इवन आप सही कर सकते हैं इसमें आसानी से, इतना अगर आप फॉलो करते हैं। अब बात आती है कि इतना तो हम कर लिए, अब सेट कहाँ से लगाए, चूंकि कहा जाता है कि कितना हो आप थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिहर्सल नहीं करते हैं, तब तक जो आपका रोल है निखर के बाहर नहीं आता है। रिहर्सल कैसे, कहने का मतलब आपको एग्जाम देने के पहले उस तरीके का एग्जाम लगभग जितना ज़्यादा दे लेते हैं, आपका जो स्किल है या आपका जो टेम्परामेंट है और ज़्यादा निखर के बाहर आता है। यानी कुल मिलाकर कहिए कि टेस्ट आप जितना लगा पाते हैं उतना बेहतर होता है। अब ऐसा ना हो कि आज ही से टेस्ट आप लगाने बैठ जाए, नहीं, पहले कुछ थ्योरी कर लीजिए, और जब थ्योरी पर लगे कि 50-60% कमांड हो गया तब आप टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। क्योंकि अभी लगाइएगा तो नंबर कम आएंगे और आपका मोटिवेशन लो होगा। तो कुछ अगर आप कर लेते हैं सब्जेक्टिव, उसके बाद वहां से आप टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। पर डे 1 टेस्ट लगाइए, 1 टेस्ट पर डे लगाइए। और टेस्ट लगा के छोड़िए मत, जो आपका गलत होता है आंसर उससे घबराना नहीं है। गलत आंसर आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है कि वह आंसर श्योर आपको अब याद हो जाएगा, और उस पर एनालिसिस करना है कि हमने क्या सोचकर उसका आंसर टेकअप किया था और क्या सोचकर उसका आंसर दूसरा सही हो रहा है। जब इस चीज़ को आप डिफरेंस करके पढ़ना सीख गए, अंतर करना सीख गए, तो आप समझिए कि उस लेवल तक पहुंच गए जहां से आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाएगी। तो यह कंप्लीट PRT का था आपको रणनीति। और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमारे चैनल से जो टेलीग्राम का लिंक जुड़ा हुआ दिया गया है उससे आप जुड़ जाइए। वहाँ निरंतर हम VC करके आप लोग के डाउट को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। साथ में GS के रिगार्डिंग भी मैं एक क्लास चलाता हूं जो बिल्कुल निःशुल्क रहता है, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक दिया हुआ है। उसमें ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से और पर डे टेस्ट होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट हम लेते हैं, वो भी NCERT का।
तो सोच सकते हैं, चूंकि मार्केट में आपको एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलता है और बहुत ज़्यादा एमसीक्यू नहीं मिलता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आपको सिर्फ एनसीईआरटी का क्रिएट करके प्रोवाइड करवाता हूं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, खास करके जीएस सेक्शन में। तो आप वहां से भी जुड़ के अपनी लाभ ले सकते हैं। चूँकि स्टूडेंट लाइफ में कितना स्ट्रगल रहता है इस चीज़ मैं अच्छी तरह जानता हूं, और इसके लिए हमसे जितना हो पा रहा है या जितना हो पाता है मैं अपना 100% उतना देने का प्रयास करता हूं, जिससे मेरे तमाम वह मित्र जो हैं, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं करियर को लेकर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रह सकते हैं, ताकि नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो जो भी होता है इंपॉर्टेंट वीडियो ही होता है और आपके लाभ के लिए ही होता है, तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। चलिए अब आप वह प्रश्न देख लीजिए कि कहाँ से प्रश्न आते हैं और किस बुक से आते हैं। तो बेसिकली मैंने बताया कि 2 ही लूसेंट और सार संग्रह रखना है, यहाँ से आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न। आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न शो हो रहा होगा। एक प्रश्न आया था पीआरटी में, आपको बता दे, 1 मिनट समय दीजिए हमें। हाँ, अगर सबसे पहले बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में एक प्रश्न था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। यह आपका प्रश्न स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और इसका आंसर कहां से मिलता है, तो आपका एक पुस्तक आता है महेश कुमार बर्नवाल का सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह। उसका मॉडर्न सेक्शन में आप जाके देखिएगा तो सेम लाइन यही दिया हुआ है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। उसका मैं कटिंग लगा दिया हूं, आप लोग देख सकते हैं। सेकंड प्रश्न, अभी हम सिर्फ प्रश्न और उसका प्रमाण लगा रहे हैं, आप देखते चलिए। सेकंड प्रश्न है आपको, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया। यह क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी क्लास 9th का पॉलिटी का बुक पढ़िएगा, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो यह पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो यह अगर आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ते हैं क्लास 7 की, वहां से आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। और उसका कटिंग आप देख सकते हैं कि यह भी महेश कुमार बर्नवाल का जो मैंने बताया सार संग्रह, उसमें जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसमें यह क्वेश्चन आप देख लीजिए, सेम लाइन से दिया हुआ है। सारे जो भी पड़ोसी देश है उसके साथ कितना सीमा लगता है वह चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया गया। यह भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी क्लास 8 का अगर आप पढ़िएगा तो वहां से डायरेक्ट लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। एक यह क्वेश्चन है, बिहार में वहाबियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र कौन था। तो इसका देख लीजिए, सेम सार संग्रह जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आप देख सकते हैं, यहां लगाया हुआ है कटिंग, इसमें दिया हुआ है कि वहाबियों का मुख्य केंद्र कहां था, तो पटना था। सारे प्रश्न आपको जो बुक में लगा रहा हूं उसका पूरा डिटेल मैं देने वाला हूं कि कहां से पूछा जा रहा है और कैसे पूछा जा रहा है, आप लोग देख लीजिए, हम उसका प्रमाण भी लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। और यह क्वेश्चन का आंसर आपको जब 9th क्लास का पॉलिटी पढ़िएगा वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1991 हो जाएगा। और यह आपको एनसीईआरटी के पुस्तक में दिया हुआ है। इसलिए हम जो भी प्रश्न आपको दिखा रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, हालांकि पूरा प्रश्न तो वीडियो में ले पाना संभव नहीं है, लेकिन जितना हम ले सकते थे और जितना का हमने प्रूफ खोज पाया है उतना का प्रूफ आप सभी के सामने रख रहे हैं। और आप लोग देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही ये देखिए, एक है प्रश्न, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। लौह स्तंभ के बारे में आपको पूछेगा तो यह आपको मिल जाएगा क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें लौह स्तंभ की चर्चा की गई है। हालांकि आपको क्लास 6 का एनसीईआरटी या 7th का नहीं पढ़ना है, खास करके हिस्ट्री का, क्योंकि उसमें एंशिएंट और मेडाइवल रहते हैं। तो आपको सिर्फ क्लास 8 का पढ़ना है और वो भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पढ़ना है, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यह क्वेश्चन आपको सार संग्रह में भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है एक क्वेश्चन था साइंस से कि वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। तो यह क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। और एनसीईआरटी के किस क्लास में मिलेगा, तो क्लास 6 में क्लास 10 में मिल जाएगा आपको। और
वहां पे एक चैप्टर है रिफ्लेक्शन करके साइंस में, तो क्लास 10 में एनसीईआरटी में आपको यह चीज देखने को मिल जाएगा। अगर आप वहां से पढ़ लेते हैं या एनसीईआरटी सार संग्रह जो हम बताए हैं उसमें अगर आप साइंस वाला पोर्शन जाके देखते हैं तो वहां फिजिक्स के पोर्शन में आपको सेम क्वेश्चन हम लगा देते हैं, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसमें औतल होता है लेकिन यह इस साइड वाला पूछा हुआ है। लेकिन सार संग्रह में देखिएगा तो वह फ्रंट, जो गाड़ी के फ्रंट जो मिरर होता है उसमें कौन सा लगा है वह दिया है। तो अगर आप पढ़ते हैं तो रिलेट करके बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आदमी को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में उस समय थे। तो यह भी क्वेश्चन आपको सेम लाइन बाय लाइन मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी सार संग्रह पॉलिटी में। इसका कटिंग मैं लगा दिया हूं, देख सकते हैं आप। इंदिरा गांधी का कार्यकाल आप इसमें देख सकते हैं और उस हिसाब से 73वां 74वां संविधान संशोधन आप सभी को पता है कि 1976 और 78 में हुआ था। तो इससे आप कोरिलेट करके इसको आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ? और इसका आंसर आपको एनसीईआरटी सार संग्रह में देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा होगा, लगा हुआ है किस वर्ष इसका प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो इसका भी आंसर आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी में एकदम लाइन बाय लाइन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? और इसका आंसर की बात करें तो आप एनसीईआरटी सार संग्रह पॉलिटी खोलिए और उसमें आप राष्ट्रपति का जो पर्सन एक ही पास दिया हुआ है उसका कटिंग आपके सामने शो कर रहा होगा। क्योंकि हम जहां जहां दिया है उसका नाम बता दे रहे हैं बुक का और उसका कटिंग मैं लगा दिया हूं, आप लोग देखते चलिए। उसके बाद महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछा था, तो यह क्वेश्चन कहां आपको मिल जाएगा? आपको एनसीईआरटी सार संग्रह में मॉडर्न पोर्शन में मिल जाएगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? ये भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बनवाल में मिल जाएगा। और मैं एक चीज बता देता हूं, कोई मेरा प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हमने मेहनत करके खोजा है कि किस पुस्तक में किस बुक में मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, उस तरह से हम आप लोग के सामने इसलिए यह बुक रिफर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप यह पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। और हमारा अंतिम उद्देश्य यही है कि हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी बहन हैं जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, शिक्षक बहाली के लिए, उनको एक सटीक मार्गदर्शन मिल पाए जिससे वह इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। उसके बाद आपको है निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? तो वनस्पतिक हार्मोन यह पूछा हुआ है, यह भी आपको एनसीईआरटी सार संग्रह में जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है वहां पढ़िएगा, वहां आपको यह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या आपको बात करें तो इसमें किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा आपको सेम सार संग्रह में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है भूगोल से, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन देख लीजिए, हम लगा दिए हैं, आपको सार संग्रह का कटिंग है, आपको दिख रहा होगा। सेम क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिल जाएगा ज्योग्राफी वाला पोर्शन में एनसीईआरटी सार संग्रह में। उसके बाद देखिए एक और है कि निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो इसमें केएम पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, 3 सदस्यीय यह कमेटी बनी थी। फजल अली इसकी अध्यक्षता किए थे और बाकी जो दोनों आदमी केएम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये दोनों आदमी सदस्य थे। और इसका प्रमाण आप देखिएगा तो मैं लगा चुका हूं एनसीईआरटी सार संग्रह पॉलिटी का, उसमें आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन